हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इससे पहले छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर लेके आपके सामने 3 वीडियो लेके आए थे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे भारत का भूगोल। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको भारत के भूगोल में पीएससी और व्यापम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं या उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसको मैं आपको सबसे पहले क्या करूँगा, आपके सामने शेयर करूँगा। आपको पता ही होगा, पीएससी और व्यापम दोनों में कम से कम ज़्यादा नहीं, पीएससी में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिखाई देते हैं भारत के भूगोल से, और व्यापम में भी भारत के भूगोल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ठीक, बस इतना ही अंतर रहता है कि जो टॉपिक से अगर व्यापम पूछ रहा है वो ऊपर का पूछता है, थोड़ा सा डीप में पीएससी पूछता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, भारत के भूगोल में शुरुआत करते हैं आज की सेशन जो है। और भारत के भूगोल का सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में है लगभग 20 चैप्टर में मैंने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो 20 चैप्टर आपको डिवाइड किया गया है, जैसे सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, यहाँ से बिल्कुल आप व्यापम का सिलेबस, व्यापम का जो पुराना क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप उठा के देखिए, कोई भी विभाग का, या फिर पीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के द्वीप समूह, ठीक है, भारत की समुद्री सीमा, खाड़ी, चैनल्स, भूगर्भिक चट्टान, हिमालय एवं उसका विस्तार, यहाँ से पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय के दर्रे, आजकल हिमालय के दर्रे को भी पीएससी भी उठा के पूछ रहा है और व्यापम भी उठा के पूछ रहा है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, भारत के अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपन लोग क्या देखेंगे, नदी, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत के बांध देखेंगे, भारत की जलवायु, भारत की महत्वपूर्ण मिट्टियाँ, ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत में कृषि, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब देखेंगे। भारत की खनिज संपदा, भारत में उद्योग, भारत में परिवहन एवं बंदरगाह, और भारत की जनजाति, और लास्ट में हम देखेंगे जनगणना। तो दोस्तों, ये जो है मैंने क्या किया, 1 चैप्टर से लेके 20 चैप्टर तक है, इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं अपने सुविधा की दृष्टि से। और इन पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, हम लाइन से पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं हम इसमें से कुछ मिस हुआ हो, मान लो अगर आपको लगता हो, तो बिल्कुल आप क्या करिए, कमेंट्स करके बिल्कुल आप बताएं और जानकारी दीजिए, उसको भी हम क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत का भूगोल सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। और बहुत ही बेहतरीन का टॉपिक है भूगोल, अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। ठीक, भारत के भूगोल में भूगोल का अर्थ क्या होता है, आपको सबको पता होना चाहिए कि भूगोल किसको बोलते हैं। तो भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी है, आपको सबको पता होगा, जो यूनानी भाषा के जियोग्राफिया से क्या हुआ है, बना है। ठीक, ये जो है भूगोल जो है जियोग्राफिया से बना है। जियोग्राफिया कौन सा शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार भूगोल का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब भूगोल का मतलब क्या है, तो भाई यहाँ पर हमने बताया आपको कि भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी में क्या चीज़ है, पृथ्वी में है जल है, परिवहन है, हिमालय है, पहाड़ है, ठीक है, नदी है, नाले हैं, बांध है, परियोजनाएं हैं, उसके बाद फिर मनुष्य मानव की जो भी दैनिक उपयोग करने की जो वस्तुएं हैं, ठीक, जंगल है, ये सभी चीज़ें भूगोल के अंतर्गत हैं। तो ये सभी को हम क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के भूतल का स्वरूप, भौतिक आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पति, राजनीतिक विभाग, जनसंख्या का वितरण एवं मानव के व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा 1 लाइन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1 लाइन का क्वेश्चन कैसे रहता है, आपको पता होना चाहिए। भूगोल का जनक किसको बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 लाइन से उठा के पूछता है, निम्न में से भूगोल का जनक कौन सा है या किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान भूगोल के जनक किसको बोलेंगे, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। इसमें समझाने का कोई ऐसा विशेष नहीं है, इसको रटने का ही चीज़ है कि भारत भूगोल के जनक किसको बोलते हैं, तो हिकैटियस। ठीक, पेपर में आ चुका है ये। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे, तो विश्व ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन जो है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये तो भूगोल का एक सामान्य परिचय है, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें सबसे पहले सिलेबस में पहला चैप्टर उठाएंगे हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? अक्षांश रेखा का मतलब होता है लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखा जो है क्या, दरअसल देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो ये जो है ग्लोब पर खींची हुई क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रेखा नहीं है। ठीक है, ये जो है क्या किया गया है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया गया है, उसी को ही अक्षांश, देशांतर और भूमध्य रेखा का नाम दिया गया है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। कहने का मतलब ये कि जो अक्षांश रेखा जो होती है वो क्षैतिज होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लैटिट्यूड। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, धरती पर जिन अक्षांशों से ये काल्पनिक रेखाएं गुजरती है वहां दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी एक अंश अर्थात 111 किलोमीटर होती है। मतलब यहाँ पर हम सिंपल शब्दों में अगर समझें तो जो अक्षांश रेखा जो होती है वो ग्लोब पर क्या रहती है, वृत्ताकार रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या रहती है, एक सर्कुलर के आकार की रहती है जो अक्षांश रेखा रहती है। परंतु जब दो अक्षांशों के बीच को हम दूरी को नापें तो क्या रहती है, समांतर रहती है, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती। और इन दोनों के बीच में एक एक अंश का अंतर रहता है। और जो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो जो होती है कितने किलोमीटर के बराबर होती है, 111 किलोमीटर के बराबर होती है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि धरती पर जिन अक्षांशों से ये काल्पनिक रेखाएं गुजरती है वहाँ दो अक्षांश रेखाएं के मध्य की जो दूरी होती है वो एक अंश, अंश में अगर पूछते हैं तो एक अंश, और अगर किलोमीटर में पूछे तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर के क्या होती है, बराबर होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है कितने किलोमीटर होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा आपको जो मैप में, यहाँ पर जो होता है एक अंश, दो अंश, ऐसे क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, ऊपर से, और ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा हो क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा कहलाता है। 0 अंश जो है, ये भूमध्य रेखा भी एक प्रकार का क्या है, अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश, मतलब ऊपर की ओर जो उत्तरी ध्रुव की ओर तरफ बढ़ेगा, और नीचे की ओर जब आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। ठीक, मतलब या सिंपल शब्दों में दक्षिण ध्रुव की जो बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिण की दिशा की ओर कहलाएगा। ठीक, तो ये जो है अक्षांश रेखा होती है। पृथ्वी के बीचों बीच, यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे अभी जो आपको बताया भूमध्य रेखा के बारे में, उसी की बात हो रही है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 अंश अक्षांश रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक एक अंश के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची गई होती है। अब जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे तो एक एक अंश के अंतराल में क्या रहेगी, 90 ठोक अक्षांश रेखा खींची जा रहेगी। वैसे ही नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे तो भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर भी एक एक अंश के अंतराल में क्या रहेगी, वो 90 ठोक अक्षांश रेखा खींची जा रहेगी। ठीक है, तो 90 ठोक भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 90 ठोक अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा की ओर 90 ठोक अक्षांश रेखा, तो कुल मिला के हो गई कितना, 180। और भूमध्य रेखा को भी मैंने कहा कि वो भी एक प्रकार की क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 181 होती है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर या ग्लोब पर तो कितनी मानी जाती है, तो याद रखिएगा 181। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के नाम है कुछ। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की तरफ, ये जो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। भूमध्य रेखा के नीचे की ओर आएंगे तो क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो उत्तरी ध्रुव। तो जैसे ही आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो 23.5 अंश पड़ेगा जहाँ पर भी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कर्क रेखा कहलाएगा। ठीक, और वैसे ही भूमध्य रेखा के दक्षिण ध्रुव की तरफ जब जैसे ही आप बढ़ेंगे तो वहां पर का जो 23.5 अंश का जो मान रहेगा वो क्या कहलाता है, मकर रेखा कहलाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, ठीक, मकर रेखा किसे कहते हैं। ये जो है बिल्कुल अक्षांश रेखा ही है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल क्या है, अक्षांश रेखा ही है एक प्रकार की, परंतु उसका नाम दिया गया है कि अगर कहीं आप 23.5 अंश
भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो 23.5 अंश जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर कर्क रेखा के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही आप भूमध्य रेखा के दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर का जो मान रहेगा 23.5 अंश का, वहाँ पर का जो मान रहेगा वो कितना कहलाएगा, मकर रेखा के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको जानकारी रखना है। तो पेपर में ये भी आता है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं, मकर रेखा किसको कहते हैं, ठीक है। ये स्कूट में भी दे सकता है कि क्या सभी अक्षांश रेखाएं क्या कर्क रेखा होती है, तो होती है। अक्षांश रेखा मकर रेखा होती है क्या, तो होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। अक्षांश रेखाओं के नाम क्या है, अक्षांश रेखाओं के नाम में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला गया है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा गया है, मकर रेखा कहा गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, हम लोग जब जीके का पोर्शन उठाए हैं तो बिल्कुल इसको हम कंप्लीट करेंगे और इतना चैप्टर को पूरा क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी सहयोग की ज़रूरत रहेगी। और सहयोग कैसे आप कर सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और कृपया करके आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।